नमस्कार साथियों। भाई क्या हालचाल है आप सभी के। तो देखिए भाई, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था संचार व्यवस्था और हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पूरी बात कर रहे थे। तो जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो बेहद मजेदार है। उम्मीद करता हूं क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी की बातें थी वो आप लास्ट एपिसोड्स में पूरा अपना कवर कर चुके हैं। तो जो आज का सेशन है वो इतना मजेदार क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो सभी सामान, वो सभी ऑब्जेक्ट्स, वो सभी डिवाइसेज आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो बस समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करेंगे, अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मोबाइल्स की। तो चलिए बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे तो आखिर वायरलेस टेक्नोलॉजी जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वायरलेस का सिंपल सा मीनिंग ही क्या होता है, वायरलेस, जिसमें कि तार का इस्तेमाल ना हो, उसी को हम क्या बुलाते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी। और जब वायर से कनेक्शन नहीं है और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, संचार आगे बढ़ रहा है, तो भाई डेली लाइफ में ऐसी कई डिवाइसेज हैं जहां पर आप फिजिकली किसी तार या वायर से नहीं जुड़े होते, लेकिन फिर भी जो सूचना है हमारी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। आप नाम पढ़ सकते हैं, आपके सामने साफ साफ नाम लिखे हुए हैं कि वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो, वाईफाई टेक्नोलॉजी हो, लाईफाई सबसे एडवांस इसी को माना जाता है कहीं ना कहीं, बायमैक्स, हॉटस्पॉट, जीएसएम, और फिर वो चाहे सीडीएम हो। इस सभी जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इस सभी के सभी कैसी है, वायरलेस, इनमें वायर का इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए अब हम हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर हमें सबसे क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे सामने आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीकी है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके डेटा को आदान प्रदान किया जा सकता है। ब्लूटूथ का मतलब ये मत समझ लेना कि ब्लू का मतलब होता है नीला और टूथ का मतलब है दांत। एक्चुअल में ब्लूटूथ बेटा एक राजा रहे हैं, उनका सरनेम था और वहीं से शब्द बना है ब्लूटूथ। लेकिन चलिए हम नॉर्मल बात करते हैं। तो ब्लूटूथ एक्चुअल में होता क्या है, तो क्या है कि दो डिवाइस, एक में सूचना है, एक में इंफॉर्मेशन है, और उसे हमें उठा के कहां भेजना है, दूसरी जगह। तो इनके बीच में बिना किसी फिजिकल वायर के हम इधर से सूचना उठाकर इधर या इधर से डेटा उठाकर इधर जब भेजते हैं, तो यही कम्युनिकेशन किसका पार्ट बन जाता है, यही बन जाता है ब्लूटूथ का बेसिक पार्ट। सच कहें तो बेटा ये पूरी वायरलेस टेक्नोलॉजी का ही पूरा पार्ट है। चलिए यही बात इसमें लिखी हुई थी। लेकिन इसमें क्या है कि हम हर उस टेक्निक को ब्लूटूथ टेक्निक बुला सकते हैं जिसमें कि इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन किया जाता है। जब भी आप अपना ब्लूटूथ ओपन कीजिए या आप अपना मोबाइल लाते हैं तो कई बार देखना उसमें लिखा होता है कि ब्लूटूथ कितना सपोर्ट करेगा। तो अक्सर बेटा 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो आता है वही नॉर्मल ब्लूटूथ रेंज हमारे मोबाइल्स में काम करता है। या आप चाहे तो अपने मोबाइल्स के अबाउट फोन में जाकर आप अपने ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कितनी फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए भाई पहली बात तो ये है। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए कि ये वास्तव में डेटा ट्रांसमिशन के लिए या भाई सूचना को पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करेगा, तो ये उपयोग करेगा हमारी रेडियो तरंगों का। किसका इस्तेमाल करेगा, रेडियो वेव्स का। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तकनीक के द्वारा, देखिए भाई ब्लूटूथ जो हैवी क्वालिटी के होते हैं उसमें रेंज आपकी भले ही 50 मीटर तक आगे बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली जो ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं जितना एरिया या रेडियस वो कवर करता है, तो नॉर्मली लगभग वो कितना एरिया कवर करेगा, तो वो करेगा लगभग 10 मीटर का एरिया। तो याद रखिए जो कि ब्लूटूथ टेक्निक होती है हमारी, वो कितना एरिया या कितनी परिधि को कवर करता है, तो लगभग 10 से 50 मीटर। 10 मीटर से ऊपर नॉर्मली हमारे जो मोबाइल की होती है, 10 मीटर का मतलब हो गया 30 फीट। इससे आगे आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बिल्कुल ही टूट जाती है, बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो जाती है। और वो भी मैं ये कब कह रहा हूं, जब सीधी वाली लेंथ हो। यदि सीधी लेंथ नहीं है, आपके कमरे वगैरह की दीवारें बीच में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी की रेडियस और कम यूज होने लगती है और वहीं पर बेटा आपका लिंक टूट जाएगा। चलिए ये अगला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अधिकतम 7 डिवाइसेज को ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। वास्तव में एक ब्लूटूथ डिवाइस से नॉर्मली आप अपना एक मोबाइल कनेक्ट करते हैं या आपने एक ही डिवाइस को यूज किया, लेकिन यदि कई मल्टीपल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सिस्टम आपको मिल जाता है तो एक बार में मैक्स टू मैक्स आप कितने लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, ओनली 7 पर्सन। 7 पर्सन से ज्यादा ब्लूटूथ टेक्निक आगे मल्टीपल डिवाइसेस को यूज नहीं कर पाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसका आविष्कार, तो देखिए भाई इसका ब्लूटूथ का जो इन्वेंशन है वो किसके द्वारा किया गया था, जाप हार्टसन। याद रखिए, नाम याद रखने लायक है और बिल्कुल जीप के नाम से याद रख सकते तो जीप के नाम से याद कर लेना। जब जीप याद रखोगे तो जपने वाला नाम याद आ जाएगा, या जाप बेटा मंत्रों का जाप करते हो उससे याद रख सकते हो। और सरनेम क्या था बेटा, हार्टसन। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, मिस्टर जाप हार्टसन। और जाप हार्टसन ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका नाम किस पर रखा गया है बेटा, डेनमार्क कंट्री के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ। याद रखिए, आखिर जो ब्लूटूथ नाम रखा जाता है वो किसके नाम से जुड़ा हुआ है, राजा हेराल्ड ब्लूटूथ। और उन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि इनके आधार पर ही हमारे ब्लूटूथ का नाम रखा गया, क्योंकि इनका सरनेम क्या था, नाम तो हेराल्ड है, हमारे मार्केट में बुक्स आती हैं इस नाम से, तो देखिए हेराल्ड नाम याद रख लोगे। और दूसरा उनका सरनेम क्या था, ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ से ही नाम पड़ गया हमारी डिवाइस का भी ब्लूटूथ। अगला हम देखते हैं, नामकरण कर दिया गया, ठीक है। ब्लूटूथ का उपयोग कैश नेटवर्क के थ्रू होता है बेटा, पान। हम लोगों ने पढ़ा था लैन पैन मैन। देखिए हम लोगों ने 3 कनेक्टेड डिवाइस पढ़ी थी, एक तो लैन था, एक था आपका मैन, और तीसरा क्या था बेटा, बैन। तो वास्तव में जो लैन का ही हमने एक टाइप पढ़ रखा था, और इसी में एक सबसे पहले स्टार्टिंग जो टाइप मिला था वो क्या था, पैन। लैन का मतलब क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पान का मतलब क्या होता है बेटा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक केवल निजी लोगों के लिए होता है, या केवल एक बिल्डिंग में कुछ व्यक्तियों को कनेक्ट करने के लिए। तो इतनी सी बात आपकी क्लियर है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब हमारे पास ब्लूटूथ के बाद कौन मिलता है, वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। याद रखिए, वायरलेस फिडिलिटी, इसी को हम क्या बुलाते हैं, वाईफाई। एक्चुअल में जो हम लोगों ने मॉडेम पढ़ा था, मॉडेम का ही एक दूसरा वर्जन हम देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म ही क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, तो देखिए आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कि जो वाईफाई होता है वो इंटरनेट से जुड़ने का एक सोर्स बन जाता है। जैसे कई बार हमारे किसी फ्रेंड्स का या फैमिली मेंबर्स का उनका इंटरनेट का डेटा खत्म हो जाता है, तो हम अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, लेकिन उसे भी अपने मोबाइल से वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो पाती है। चलिए भाई पढ़ते हैं वायरलेस फिडिलिटी में क्या क्या है। इसका आविष्कार जॉन ओ सोलिवन के द्वारा किया गया था। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसे आप याद कर लीजिए। वाईफाई की मदद से, याद रखिए, वाईफाई की मदद से हम अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आदि डिवाइस को किससे जोड़ रहे हैं, सीधा सीधा इंटरनेट से। ब्लूटूथ और वाईफाई में यही एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है कि जो वाईफाई है, वाईफाई आपके डिवाइस को वायरलेस तकनीक के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, वहीं ब्लूटूथ आपको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करता। ब्लूटूथ एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करता है। तो सीधी सी बात है कि एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता से आप क्या करोगे कि इंटरनेट को अपने डिवाइस, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो, उससे आपने इंटरनेट को एक्सेस कर दिया। तो यही टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, वाईफाई। वाईफाई का रेंज लगभग 100 मीटर तक होता है। देखिए जो हमारी डिवाइस है और उस मॉडेम ने, आपके डिवाइस ने जैसे ही सिग्नल्स को भेजा तो इनकी कैचिंग पावर लगभग कहां तक कवर हो जाती है, 100 मीटर्स तक। लेकिन यदि डिवाइस छोटी है तो भाई इतना लंबा रेंज भी नहीं जाता, रेंज कम हो जाता है। वाईफाई तक मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, ये मैक्सिमम है बेटा। वाईफाई तकनीक पर देखिए इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कहां के बीच होती है, 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज। कहीं ना कहीं ब्लूटूथ वाली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी उससे बढ़ जाती, और ये बढ़कर कितनी हो गई है बेटा, 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में रेडियो सिग्नल्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसका उपयोग लैन के तौर पर किया सकता है। देखिए पैन भी क्या था बेटा, एक टाइप का लैन ही था, लेकिन अब हमें क्या समझना है कि हमने ब्लूटूथ का इस्तेमाल कैसे किया था, पैन के रूप में, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वहीं हमारा वाईफाई कैसे काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क के फॉर्म में। क्लियर? क्योंकि बेटा यदि रेलवे स्टेशन वगैरह पर वाईफाई कनेक्टिविटी मिल रही है तो वो क्या हो जाता है, वो कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा, वो कैन हो जाएगा। ये सब लैन के ही टाइप थे, नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। अगला हम क्या देखते हैं, लाइफाई। ये क्या है, लाइट फिडिलिटी।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एलईडी बल्ब जैसी टेक्नोलॉजी होती है, तो बेटा एलईडी बल्ब के जो सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी है, अर्धचालक प्रौद्योगिकी है, उसका इस्तेमाल करके इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है। तो लाइफाई टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस कही जाती है। हालांकि अभी प्रैक्टिकल दौर पर अभी रनिंग में ये नहीं आई है, लेकिन ये बहुत जल्द आ भी सकती है। या इसका सस्ता, कहीं ना कहीं लाइफाई बेटा काफी सस्ती टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी इसका औद्योगिक स्तर पर प्रसारण टेलीकास्ट अभी नहीं हुआ है। तो चलो जब भी आएगा तब देखेंगे, क्योंकि जब इसका इन्वेंशन हुआ था तब इसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। क्योंकि हमारे जो समुद्र के अंदर का पानी है, वहां के अंदर रेडियो ट्रांसमिशन इसकी सहायता से कर सकते हैं, वहां के अंदर कनेक्टिविटी इसके थ्रू हो सकती है नेट की, जो अभी तक कई बार पॉसिबल नहीं होता। चलिए देखते हैं भाई, इसका पूरा नाम लाइट फिडिलिटी है। इसके आविष्कारक कौन है बेटा? हेराल्ड हास। ये नाम याद रखना चाहिए कि भाई इसका इन्वेंशन किसने किया? हेराल्ड हास ने। और देखिए ये टेक्नोलॉजी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2011 में ही इन्वेंशन हुआ है। यह उच्च गति से, सबसे बड़ी बात कि इसमें जो डेटा कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा? हाई स्पीड से। कहीं ना कहीं अभी भी स्पीड हमें पर्याप्त लगती है क्योंकि पता भी नहीं चलता, उससे भी कई गुना ज्यादा आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो किस में मिलेगी? आपको लाइफाई टेक्नोलॉजी। क्लियर है इतनी सी बात? इसमें डेटा भेजने के लिए देखिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हमारे पेपर में बन सकता है कि वो कौन सी वायरलेस टेक्निक है जो एलईडी के सिद्धांत पर, क्योंकि एलईडी बल्ब आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। हमारे घर में अब सीएफएल की जगह कौन ले चुका है? एलईडी। नॉर्मल ट्यूबलाइट आती थी मरकरी वाली, उसकी जगह कौन ले चुका है? एलईडी। तो जो हमारी लाइफाई टेक्निक है ये भी किसके प्रिंसिपल पर काम करेगी? तो ये भी किस प्रिंसिपल पर काम कर रही है? एलईडी के प्रिंसिपल पर ही। यही इसमें लिखा हुआ है। और डेटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं बायोमैक्स। बायोमैक्स क्या है बेटा? इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटरपैराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस है। बायोमैक्स का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाता है बेटा? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। जो माइक्रोवेव एक्सेस है बेटा, एम और ए, इसी से क्या बना दिया गया है? बायोमैक्स। इसकी रेंज देखिए बेटा, इसकी रेंज कितनी गुना बढ़ जाती है? 25.50 किलोमीटर। इतना तो हम कह सकते हैं कि पूरे शहर को कवर कर सकता है। तो जो अभी तक हम लैन की बात कर रहे थे, अभी लैन नहीं, एक कौन सा नेटवर्क बन जाएगा? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब ये पूरे के पूरे शहर के सभी व्यक्तियों को एक साथ कनेक्ट करने की पावर रखता है। देखिए लिखा भी है कि इसका उपयोग हम मैन के रूप में कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के साथ कर सकते हैं। इसके द्वारा हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए भाई, ब्लूटूथ कैसा था? पैन, पर्सनल एरिया। फिर हमारा वाईफाई कैसा आया? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। और वहीं पर हम बायोमैक्स को देखते हैं, ये क्या बन गया? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्योंकि इसमें एक साथ हजारों लोग कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी रेंज मीटर्स में नहीं किलोमीटर्स में आ रही। अगला हम देखते हैं हॉटस्पॉट। ये तो भाई आप सभी लोग अच्छे से ही समझते होंगे, क्योंकि जब खुद के मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता है तो हम फिर दूसरे के मोबाइल में हॉटस्पॉट ही ढूंढते हैं कि जल्दी से ऑन करें और फटाफट इसका डेटा हमें मिल जाए और हम इंटरनेट अपना यूज कर सकें। तो अब हम देखते हैं बेटा हॉटस्पॉट, ये वायरलेस एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कहीं पर रीच करना बेटा। तो वास्तव में वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक इसका दूसरा नाम है। इसे इस नाम से भी याद रखिए, क्योंकि हॉटस्पॉट तो हम मोबाइल में बहुत यूज करते हैं तो हम उसे जानते भी हैं। तो बेटा हॉटस्पॉट का दूसरा नाम क्या हो जाता है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक। वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्निक किसका दूसरा नाम है? हॉटस्पॉट का। इसमें क्या है? डबल चीजें इस्तेमाल होती हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे होते हैं? क्योंकि ये इंटरनेट का डेटा खींचता है और बेटा दूसरी तरफ उसे ट्रांसमिट कर देता है। तो ये रिसीवर भी है और दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है? ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो ये रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के तौर पर काम करने में इस्तेमाल होता है। अगला हम देखते हैं जीएसएम। देखिए भाई, आपके जो मोबाइल होते हैं आज के समय पर, जो आप सिम यूज करते हैं, इनमें जीएसएम कनेक्टिविटी होती है। हालांकि कुछ दौर पहले हम देखें तो सीडीएमए, मोबाइलों में सीडीएमए कनेक्टिविटी भी प्रचलन में आया था, लेकिन मोस्टली अभी जो हमारे मार्केट में मोबाइल चलते हैं वो ज्यादातर जीएसएम ऑपरेटिंग होते हैं। चलिए देखते हैं पूरा क्या है मामला। इसका पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है। देखिए जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल।
मतलब कि आपके मोबाइलों के लिए वैश्वीकरण सिस्टम, लेकिन इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स। ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। देखिए सबसे बड़ी बात कि वाईफाई किससे बंधा हुआ है? प्रोटोकॉल से। याद करिए मैंने बताया था कि कंप्यूटर्स की दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम फाइल या डेटा को सेंड करते हैं तो हमें किस आधार पर सेंड करते हैं? तो हमें कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना होता है। फाइल उन्हीं नियमों के आधार पर आगे बढ़ती है। तो नियमों को ही हमने क्या नाम दिया था? प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा हमारा डेटा, हमारी सूचना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगी। तो भाई उसी डेटा के इधर से उधर ट्रांसमिट करने को ही हमने क्या नाम दिया था? प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के रूप में काम करेगा। इसका प्रयोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी बात कि हम जो इंटरनेट की जो दुनिया है उसका डेटा अपने मोबाइल पर रिसीव कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल पर रिसीव करने के लिए इस ऐप प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा। बिल्कुल, जीएसएम के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। आप एक देश से दूसरे देश में भी डेटा को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये किससे जुड़ा होता है? सीधा सीधा इंटरनेट से। क्लियर? तो आप इंटरनेशनल रोमिंग इधर से उधर जाते हैं तो भी इसमें ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं आती और डेटा प्रॉपर तरीके से। इसीलिए आप एक शहर से एक देश से दूसरे देश वीडियो कॉल कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो कॉल पॉसिबल क्यों हुआ है? क्योंकि वास्तव में इंटरनेशनल रोमिंग डेटा फैसिलिटी जीएसएम में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जीएसएम में सभी मोबाइल फोन पर एक सिम कार्ड। आखिर इस जीएसएम ऐप प्रोटोकॉल को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एक सिम कार्ड का। आगे सब आएगा बेटा। इसमें हम देखते हैं, आप सिम तो देखी ही होगी भाई। सिम कौन है जिसने सिम नहीं देखी होगी? इसका एक कोना इतना सा कटा रहता है बेचारा और इधर पर एक सिलिकॉन चिप लगी होती है, तो यही क्या बन गई आपकी सिम। इसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए एज, कई बार आपने पढ़ना आपके मोबाइलों पर बेटा जो नेट कनेक्टिविटी आती है तो आप सेटिंग में जाके चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा, इनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। तो भाई जीएसएम टेक्नोलॉजी को ही पावर बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए एज टेक्नोलॉजी उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं भाई इसके आगे। तो अगला आता है सीडीएमए। हालांकि सीडीएमए अब हमारे यहाँ इतने फैशन में नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ सीडीएमए मोबाइल्स कहीं प्रचलन में है ही नहीं। जैसे रिलायंस वालों का पहले फोन आता था जिसमें आप सिम नहीं रहती थी, और बेटा वो होता था सीडीएमए, मतलब सिम अंदर ही चिप इंस्टॉल रहती थी, और इसीलिए कहते थे कि भाई साहब उसका लॉक नहीं टूट सकता। वो छुटकू से मोबाइल आए थे। चलिए देखते हैं। इसका पूरा नाम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। याद रखिए इसका पूरा नाम क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। बिल्कुल भाई होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः मोबाइल फोन के संचालन में होता है, बता चुका हूं। अब इसमें बेटा जो डेटा ट्रांसफर होता है ये आपको याद रखना चाहिए। इसमें किस रूप में होता है? ईवीडीओ, जबकि उसमें कैसे हो रहा था? ईडीजीई, और जबकि इसमें कैसे होता है बेटा? ईवीडीओ। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें एज के फॉर्म में होता है, इसमें ईवीडीओ के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। अगला हम देखते हैं इसके बाद मोबाइल्स। अब आ जाइए भाई मोबाइल्स की दुनिया में। सब पढ़ेंगे भाई मोबाइल की खोज किसने की थी, पहला मोबाइल किसने बनाया था। अब आपके सामने होगी पूरी बात मोबाइल से जुड़ी हुई। मोबाइल यह संचार रहित दूरभाष टेक्निक है। देखो सबसे बड़ी बात कि मोबाइल बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि हमारी जो दूरभाष टेली कम्युनिकेशन होता है, और स्पेशली बेटा कि जो टेलीफोन के थ्रू हम लोग अपनी बातचीत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे, लेकिन उस बातचीत के लिए जो आवाज जाती थी वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में तार में जाती थी। और अब जो फोन पर बातचीत करने की सुविधा थी, अब हमें उसे तार के थ्रू या वायर से हटाकर सीधा सीधा कहां पर स्विच करना था? वायरलेस। तो वायरलेस जो टेलीफोन हुआ करते थे वही किसकी जगह ले लिए बेटा? मोबाइल की। चलिए देखते हैं। यह संचार रहित दूरभाष तकनीक होती है, नॉर्मल सी बात है, जिसमें मोबाइल फोन बेस स्टेशनों से भू क्षेत्रीय सेल्यूलर नेटवर्क को आपस में जोड़ता है।
क्या होता है कि भाई आपके इधर पर बेस स्टेशन, क्योंकि कई जो कंपनीज होती हैं वो अपनी अपनी कंपनी के टावर्स खड़े करती हैं और उन टावर्स पर देखना कई बड़े बड़े एंटीनाज लगे होते हैं और पूरा इसका जाल बिछाया जाता है, क्योंकि ये एंटीना ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की भूमिका निभा लेते हैं, लेकिन ये अपनी पर्सनल एक लाइन उपलब्ध करवाते हैं। वो सिग्नल्स आपके नंबर वाले सिग्नल्स को मैच कर कर आप जिसको फोन लगा रहे हैं उस तक पहुंचा देते हैं, उस तक कन्वे कर देते हैं। देखते हैं क्या है। बेस स्टेशनों के भू क्षेत्रीय सेलुलर नेटवर्क, उसका पूरा नेटवर्क ही बिछाना पड़ेगा। जबकि सैटेलाइट फोन, देखिए जो मोबाइल फोन होता है और दूसरा फोन कौन सा दिख रहा है, सैटेलाइट फोन, इन दोनों में कई बार आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि उनमें जो गोपनीय काम वो लोग करते हैं या प्रेसिडेंट वगैरह की जो कनेक्टिविटी होती है वो सैटेलाइट फोन से करवाई जाती है। और इतना याद रखिए कि मोबाइल फोन को ट्रैक करना फिर भी आसान है, जो सैटेलाइट फोन होते हैं वो इतनी जल्दी ट्रैक ही नहीं हो पाते कि ये बातचीत कहां से की जा रही है, कहां से सिग्नल कनेक्टिविटी है। क्योंकि पृथ्वी पर जो मोबाइल यूज हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए तो क्या है कि जो टावर्स होते हैं वो टावर्स अपने सिग्नल्स को कन्वे कर रहे हैं, जबकि सैटेलाइट फोन में वो सिग्नल किसी टावर तक नहीं जाते, वो सीधा कहां जाते हैं, ऊपर सैटेलाइट तक, और सैटेलाइट से दोबारा सिग्नल आते हैं रिसीव करने के। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी में बड़ा ही डिफरेंस है। इसीलिए जो मोबाइल फोन है उनके लिए हम जगह जगह टावर्स लगाते हैं, जबकि सैटेलाइट फोन के लिए कोई टावर्स नहीं होता, उसका तो सैटेलाइट होता है स्पेस में, और उसमें कनेक्टिविटी किसके थ्रू आएगी, सैटेलाइट के थ्रू। चलिए आगे पढ़ते हैं। उपग्रहों को आपस में किसी भी फोन में डायलिंग सुविधा के लिए PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। जो आप नंबर डायलिंग सुविधा होती है, हम कॉल करते हैं, कॉल अटेंड होता है, तो वास्तव में जिस रिलेशन पर काम करता है वो रिलेशन क्या होती है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, PSTN। जो हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी करते हैं वो टेक्निक क्या होती है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अगला हम देखते हैं, इसके बाद ये आती है सबसे बड़ी जानकारी कि आखिर मोबाइल फोन से, वो बेटा मोबाइल फोन सबसे पहले अमेरिकन नेवी ऑफिसर मार्टिन कूपर के द्वारा इजाद किया गया था। याद रखिए कि पहला मोबाइल फोन जो इन्वेंट हुआ था वो किसने किया था, अमेरिकन नेवी ऑफिसर मिस्टर मार्टिन कूपर। और मार्टिन कूपर को इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई मोबाइल्स के फादर कौन है, तो मार्टिन कूपर जी, क्योंकि उन्हीं के कारण मोबाइल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। और जब ये वहां से रिटायर्ड हुए तो ये किस कंपनी में स्विच कर गए बेटा, मोटोरोला। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का पहला कमर्शियल फोन किसके द्वारा बनाया गया था, मोटोरोला कंपनी के द्वारा। अब भले ही मोटोरोला आजकल के दौर में कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दुनिया का पहला व्यावसायिक फोन, कमर्शियल फोन किस कंपनी के द्वारा इजाद किया गया था, तो ये इजाद किया गया था मोटोरोला कंपनी के द्वारा। और पहली बार इसे किसने बनाया था, मार्टिन कूपर। एक और थे अमेरिकन नेवी ऑफिसर, और अमेरिकन नेवी ऑफिसर से रिटायर्ड होकर एक कहां स्विच कर गए थे बेटा, मोटोरोला कंपनी में। क्लियर है पूरी बात। तो देखिए 1983 तक मोटोरोला के द्वारा कमर्शियल फोन बनाया ही जाएगा। इसके बाद देखिए हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं कि किस देश ने क्या पहले किया। तो सोनी एरिक्सन कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले अपने मोबाइल में किसको इंस्टॉल चालू कर दिया था बेटा, ब्लूटूथ को। याद रखिए सबसे पहले किसने, सोनी एरिक्सन कंपनी ने। तो भाई बनाया इसे भले ही जापानी था, लेकिन वो सोनी एरिक्सन कंपनी ने उनके इन्वेंशन को ले लिया और मोबाइल में इंस्टॉल करके दुनिया के सामने पेश कर दिया। तो याद रखिए जो मोबाइल्स होते हैं उनमें ब्लूटूथ इंस्टॉल करने में सबसे पहले कौन सी कंपनी आगे बनी, सोनी एरिक्सन। सोनी एरिक्सन के फोन काफी चलते थे पहले, मोबाइल्स फोन वगैरह। फिर हम देखते हैं कि 1996 में पहला आया डिस्प्ले फोन। उससे पहले डिस्प्ले फोन नहीं हुआ करते थे। 1996 में पहला डिस्प्ले फोन बना। 1997 में फिलिपकॉन कंपनी ने कैमरा फोन बनाया। देखिए भाई 1997 में ही हमारे मोबाइल्स में क्या चालू किया गया, उसमें कैमरा लगना। उससे पहले मोबाइल्स केवल ऑडियो कनेक्टिविटी के लिए हुआ करते थे, ऐसे मल्टीपर्पज यूज नहीं हुआ करते थे। और आजकल तो मोबाइल्स क्या नहीं कर रहे हैं, आपके कैमराज उसमें आ गए हैं, आपका ऑडियो वीडियो इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी फीचर्स धीमे धीमे मोबाइल में बढ़ते चले गए। और सोचिए क्या होता यदि मार्टिन कूपर पहला मोबाइल नहीं बनाते, तो आज भी हम मोबाइल टेक्नोलॉजी से कोसों दूर होते। तो सबसे पहले वास्तव में इसके फादर जनक कौन थे बेटा, मार्टिन कूपर। और धीमे धीमे टेक्नोलॉजी ऐसी आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद हम देखते हैं मोबाइल टेक्निक्स
कि आखिर मोबाइल में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं हमारी डेली लाइफ में, जो हम यूज भी करते हैं, तो आखिर वो कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं। चलिए फटाफट हम बात करते हैं। देखिए जीएसएम मैं अभी कुछ देर पहले ही बता चुका हूं, देखते हैं कोई और इसमें पॉइंट हो तो। यह प्रथम पीढ़ी के एनालॉग नेटवर्क को प्रतिस्थापित करने तथा जीएसएम मानक फुल डुप्लेक्स टेलीफोन के लिए विकसित किया गया एक डिजिटल सर्किट स्विच। सबसे बड़ी बात कि वास्तव में हमारा जो जीएसएम है ये क्या है बेटा, डिजिटल सर्किट स्विच, क्योंकि उसमें एनालॉग को डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है, और जब तक एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपके मोबाइल्स मल्टीपर्पज हो ही नहीं सकते। तो देखिए भाई ये टेक्नोलॉजी हमें किससे मिलती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल से। पूरा बता चुका हूं, इंटरनेशनल रोमिंग में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, डेटा ट्रांसफर हो जाता है, एज टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ता है। आप चाहो तो अभी बस कुछ मिनट पहले ही हमने पढ़ा था, दोबारा देख सकते हैं। सीडीएमए, इसको मैंने बताया था बेटा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यह एक प्रकार का विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला संकेत है जहां प्रत्येक ट्रांसमीटर को एक कोड आवृत किया जाता है। कोड आवृत मतलब कोड में कवर करते हैं बेटा, ताकि सारे उपयोगकर्ता एक ही समय में समान भौतिक चैनलों पर अपनी पहुंच। देखिए ये मल्टीपर्पज यूज किया जा सकता है कि एक साथ जो यूज कर रहे हैं कई लोग, हम एक साथ सबके थ्रू कनेक्टिविटी बना सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेटा मार्केट में पिछड़ गई, क्योंकि सिम सक्सेस हो गई तो जीएसएम सक्सेस हो गया। अब हम देखते हैं एज, ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा, इसीलिए इसमें आगे बढ़ रहा हूं। एज इनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। जीएसएम में पैकेट डेटा ट्रांसमिशन की गति को एज के माध्यम से बढ़ाया जाता है। देखिए तभी तो इसमें किस वर्ड का यूज किया था, इनहांस का, क्योंकि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है हमें उसको बढ़ाना है। जैसे बेटा कि पहले एज शब्द इस्तेमाल नहीं होता था जीएसएम फोन्स में, लेकिन अब डेटा ट्रांसमिशन इतना फास्ट होने लगा है, इसीलिए इसमें अब हम किस शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसमें अब जो नया शब्द हमारे सामने जुड़ता है वो क्या है, एज। आप पढ़िए, सेटिंग्स में जाइए, अबाउट फोन में जाइए, जरूर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, जिसे वर्तमान में देखिए EGPRS के नाम से भी जाना जाता है। अब बेटा एज नॉर्मल तो एज ही मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या है, जो एडवांस फोन हो गए, कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है, उसमें एज की जगह आपको क्या शब्द मिल सकता है, EGPRS। चलिए अगला हम देखते हैं जैमर्स। देखिए जैमर काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल आपने देखा होगा कि जैसे आप क्रिकेट मैच वगैरह देखने जाइए तो अक्सर हम वहां पर क्या देखते हैं कि जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो आपके मोबाइल उतने प्रॉपर काम नहीं करते, क्योंकि स्टेडियम के आसपास जैमर्स लगा दिए जाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब आप पेपर देने जाइए और आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, यहां तक कि ऑफलाइन पेपर भी दे रहे हैं, तो आपके स्कूल कॉलेजेस के बाहर क्या लगा दिए जाते हैं, जैमर्स। एक्चुअल में जाम करना क्या होता है कि ये जो इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डिजिटली एनालॉग दुनिया घूम रही है, हम एक डिवाइस के द्वारा उन सिग्नल्स को एक पर्टिकुलर एरिया तक ब्लॉक कर सकते हैं, और इन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, जैमर्स, जो क्या करेंगे, आपके डिजिटली सिग्नल्स या एनालॉग सिग्नल्स को ब्लॉक कर देंगे, वही क्या कहलाते हैं, जैमर्स। देखते हैं क्या है यह तकनीक। डिवाइस उपयोग किए जाने वाले सेलफोन के समान आवृत्ति के, देखिए एक किस पर काम करेगा, सेलोफोन के, जो आपके सेलफोन होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, उन्हीं के बराबर की फ्रीक्वेंसी को छोड़ देता है। क्या है कि जब बराबर की फ्रीक्वेंसी आपस में टकराती है तो वो एक दूसरे के रास्ते को ब्लॉक कर देगी। तो वास्तव में सिग्नल रोकने का तरीका ये नहीं होता कि सिग्नल को काट देगा बीच में से, कि सिग्नल को किडनैप कर लेगा, ना। जो आपके सेल फोन की फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपकी डेटा फ्रीक्वेंसी होती है, ये पैरेलल वही फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देता है, और जब पैरेलल फ्रीक्वेंसी ऑन होती है तो दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में क्लैश हो जाती हैं, क्योंकि इनका फेज कला, याद कीजिए मैं तरंगों में कला शब्द पढ़ाया था, तो ये अपोजिट फेज में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, और जब एक दूसरे को अपोजिट ओवरलैप करेंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बेटा वहीं पर फाइनली वेवलेंथ कैसी हो जाती है, कम, और सिग्नल हो जाता है ब्लॉक। क्लियर हुआ, ये हो गए हमारे जैमर्स। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला LTE। जब 4G टेक्नोलॉजी बेटा रनिंग में आई थी तो ये LTE शब्द काफी ज्यादा मोबाइलों में आता है, आप भी कई बार सिग्नल्स में देख सकते हैं, उनमें लिखकर आता है LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब इसका प्रारंभ बेटा 2009 में सबसे पहले कहां हुआ था, इन सब की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, याद रखिए कि LTE का क्या होता है, GSM का क्या होता है, सिम का क्या होता है, सब आएगा, CDMA क्या होता है, और जो एज होता है, EBDO होता है, हर एक की फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। अब हम क्या देखते हैं, LTE
लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका प्रारंभ 2009 में किस देश से हुआ था बेटा? स्टॉकहोम। यह जीएसएम और यूएमटीएस तकनीक के आधार पर वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए मानक है। वास्तव में ब्रॉडबैंड क्या है बेटा? वही हमारे सिग्नल्स जिसपे हमारा डेटा काम करता है, तो ये वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए मानक है। यह कोर नेटवर्क सुधारों के लिए एक अलग रेडियो इंटरफेस का उपयोग बढ़ाता है। एक्चुअल में बेटा ये पैरेलल जो हमारे टेलीफोन के सिग्नल्स हैं या इंटरनेट के सिग्नल्स हैं, ये उन्हीं में पैरेलल एक अलग रेडियो इंटरफेस स्टार्ट करवा देता है, और ऐसा करने से बेटा इनमें जो डेटा ट्रांसफर है उसकी स्पीड कई गुना इनहांस हो जाती है, और ये 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज तक हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। बोल्टी, ये भी खूब मिलता है भैया हमारे 4G फोन्स में। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यह आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क पर आधारित है। नाम सुन के ऐसे लगेगा कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में मल्टीमीडिया सब सिस्टम, आप इसे भी इस नाम से याद रख सकते हैं, मल्टीमीडिया सब सिस्टम। क्योंकि मल्टीमीडिया सब सिस्टम का सीधा सीधा मतलब क्या है? ऑडियो, वीडियो, मनोरंजन, कोई भी चीजें होती हैं इन सबको एक साथ यूज करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। अब हम देखते हैं जिसमें कॉब की स्थिति में भी फोन में इंटरनेट स्पीड कमी नहीं आती। ये कॉब नहीं बेटा, ये सही वर्ड है कॉल। क्या है कि जब आपके इसमें कॉलिंग सुविधा वगैरह होती है, केस ऑफ क्रॉज नहीं, कॉल्स, क्या है कि जब आप फोन वगैरह भी कर रहे हैं, आप बातचीत भी कर रहे हैं, तो भी इनमें डेटा ट्रांसमिशन रुकता नहीं। जबकि पहले क्या होता था कि यदि आप फोन कनेक्ट करते थे, फोन पर बातचीत करते थे, तो आपके मोबाइल में सिग्नल्स डेटा वाले आना बंद हो जाते थे, और जैसे ही आप अपना फोन कट करते थे तब आपका डेटा आना स्टार्ट होता था। तो अब आप देखिए कि क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड पर लगा दीजिए और आप फोन पर बातचीत करिए, और आप देखेंगे कॉल के बीच में ही उसकी डाउनलोडिंग हो जाती है कंप्लीट। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? ये सब किसने पॉसिबल बनाया? तो ये बनाया है बेटा बोल्टी ने। क्योंकि मल्टीमीडिया कॉल के साथ साथ आप इंटरनेट को भी यूज कर सकते हो। कई बार आप ब्लूटूथ लगा के फोन पर बात कर रहे हो और गूगल भी चला रहे हो। ये चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, जब तक बोल्टी नहीं था तब तक ये चीजें इस्तेमाल नहीं होती थी। यदि आपको कॉलिंग के थ्रू नेट उसी वक्त चलाना है, नहीं चलेगा। आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, आपका दोस्त फोन चला रहा है, लेकिन जैसे ही आपका कॉल आया आपका नेट भी बंद और दोस्त का नेट भी बंद। ये सब किस पर पॉसिबल हुआ है बेटा? बोल्टी पर। चलिए अब हम देखते हैं अगला, IMEI नंबर। हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारे मोबाइल्स हैं, तो कई बार आता है कि ये चोरी का फोन है कि नहीं है, ट्रैकिंग किससे की जाती है? IMEI नंबर। जैसे सच बताऊं तो जैसे एक व्यक्ति का एक अपना आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर एक मोबाइल का अपना IMEI नंबर होता है, जो उसकी एक इंडिविजुअल पहचान होती है। ठीक है, उसकी इंडिविजुअल क्या होती है भाई? पहचान होती है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्योंकि बेटा मोबाइल पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं, इसीलिए इनकी पहचान कैसी होती है? इंटरनेशनल। क्योंकि मोबाइल्स के थ्रू इंटरनेशनल क्राइम्स भी होते हैं, और जब तक हम इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं रखेंगे तब इनका काफी ज्यादा गलत यूज हो सकता है, और इनके ऊपर प्रॉपर निगरानी नहीं हो सकती। और जो पेटेंट वगैरह के लॉज होते हैं, जिससे हमें कई लोगों को टैक्स या एक नियत रकम चुकानी पड़ती है, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक मोबाइल को उसकी एक व्यक्तिगत पहचान देने को ही हम क्या कहते हैं? IMEI नंबर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर, जो किसी मोबाइल सेट का एक कितने डिजिट्स वाला होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। इसमें हमें कितने डिजिट्स मिलते हैं बेटा? 15 अंकों वाला एक विशेष पहचान संख्या होती है। ये डिजिट्स आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो देयर आर 15 डिजिट्स। अगला हम देखते हैं मोबाइल की जनरेशंस। तो जो मोबाइल की जनरेशंस हैं, आखिर वो कितने टाइप की हैं? तो देखिए अभी जो एडवांस चल रही है वो कौन सी चल रही है? 5G टेक्नोलॉजी। हालांकि पूरी जगह कॉमन तो नहीं हुई है, कई जगह ट्रायल के फॉर्म में चल रही। जैसे कि सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर से स्टार्ट की गई थी। चलिए देखते हैं सबसे पहले मोबाइल की जनरेशंस। तो देखिए जनरेशंस में आपने कंप्यूटर की जनरेशंस भी पढ़ी होंगी, कंप्यूटर की भी पीढ़ियां पढ़ी होंगी। और कंप्यूटर की पीढ़ियों में क्या होता है कि आखिर कंप्यूटर में चल रहा था वही टेक्निक, थोड़े बहुत चेंज होते रहे, और अचानक कंप्यूटर में एक ऐसी डिवाइस जुड़ी जिसमें से उसमें चमत्कारिक परिवर्तन हो गए, एक क्रांतिक परिवर्तन हो गए। तो तभी हम कहते हैं कि भैया एक नई जनरेशन हो गई और नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी को बिल्कुल पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया।
तो कंप्यूटर में जो जनरेशंस होती हैं ऐसे ही जनरेशंस हमें किस में देखने को मिलती है, हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी में। 1G 2G 3G 4G और वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 5G। सच बताऊं तो बेटा आज जो हमारा कम्युनिकेशन जुड़ा है या इतना ज्यादा यूट्यूब चैनल्स वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें 4G टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि 4G से पहले जो 3G आते थे, एक तो उनका डेटा महंगा हुआ करता था और 3G टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती थी कि हम प्रॉपर चीज़ों को यूज कर सकें, और इसीलिए हम लोग लॉस में बहुत जाते थे। हमें ये लगता था कि भाई नेट ही यूज नहीं हो रहा है, 250-300 रुपए का 1 GB डेटा पैक मिलता था, 3 GB। लेकिन जब 4G आई तब आया क्रांतिक परिवर्तन। क्रांतिक परिवर्तन इस रास्ते से आया कि अब नेट की स्पीड बहुत हो गई और वहीं 5G हो जाएगा तो 5G में डाउनलोडिंग की स्पीड आपको खतरनाक बढ़ी हुई मिलेगी। तो चलो हम जनरेशंस की बात करते हैं, किसमें क्या क्या हुआ है। पहली जनरेशन मोबाइल की पहली पीढ़ी, यह पहली बार 1980 में डेवलप हुई। इसमें प्रयुक्त सिग्नल एनालॉग हुआ करते थे। देखिए भाई, पहली जनरेशन जब मोटोरोला कंपनी मोबाइल लॉन्च कर रही थी तो उस समय कौन से सिग्नल यूज हो रहे थे, एनालॉग। बस वायर ना होकर कैसे होने लगे थे, वायरलेस। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, इसमें हम क्या कर रहे थे कि 1980 में जब ये डेवलप हुआ तब एनालॉग हम कर रहे थे। इसकी स्पीड भी देखिए कितनी कम थी, 28 के मॉडेम से 56 के मॉडेम तक चल रही थी। पहला वाणिज्यिक रूप से स्वचालित सेल्युलर नेटवर्क 1979 में निप्पॉन टेलीग्राफिक कंपनी के द्वारा जापान में लॉन्च किया गया था। देखिए मोबाइल तो यूज होने लगे, लेकिन मोबाइल काम कब करेगा, पहले उसके लिए हमें नेटवर्क जाल भी तो बिछाना पड़ेगा, जैसे आपस में सिग्नल एक दूसरे के पास पहुंचे तभी तो फोन की कनेक्टिविटी उन पर थ्रू हो पाएगी। तो वास्तव में बेटा सबसे पहले उन क्या है कि जो नेटवर्क की सिग्नल्स होते हैं, जैसे जियो का अपना सिग्नल होगा, एयरटेल वालों का अपना सिग्नल्स होता है, तो उन सिग्नल्स पर ही हमारी जो मोबाइल का डेटा होता है वो उन्हीं सिग्नल्स पर ओवरलैप या वही सिग्नल उसे आगे बढ़ाने का काम करते। लेकिन उसके लिए हमें बेस सिग्नल भी तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बेस सिग्नल नहीं होंगे तो काम तो वैसे भी अधूरा रह गया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि इसमें पहला जो सिस्टम था उसमें एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल हो रहे थे। इसकी गति हमें 28 के मॉडेम से 56 के मॉडेम तक मिल रही थी। पहला वाणिज्यिक रूप से आपको याद रखना चाहिए किसने बेटा, जापान में लॉन्च हुई थी निप्पो टेलीग्राफिक कंपनी के द्वारा। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब हम देखते हैं अगला, सेकेंड जनरेशन। यह GSM, जो अभी जितने देर से हम ग्लोबलाइज्ड पढ़ रहे थे बेटा वही इस पर आधारित है। यह GSM मानक पर आधारित है। इस पीढ़ी के सेलुलर टेलीकॉम नेटवर्क को रेडियोलिंगा फिनलैंड, देखिए इस नेटवर्क को किस देश के द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया, फिनलैंड। जहां तक मुझे कंफर्म तो एकदम तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद नोकिया कंपनी फिनलैंड की ही थी। तो हुआ क्या कि इसमें रेडियोलिंगा के द्वारा सेल नेटवर्क को पूरे स्टार्ट किया गया। यह डिजिटल तकनीकी पर, देखिए जो फर्स्ट जनरेशन थी वो किस टेक्निक पर थी, एनालॉग पर, और जो सेकंड जनरेशन आ गई अब ये किस पर काम कर रही है, डिजिटल टेक्निक पर। इसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज, SMS और डेटा सेवा भी ग्राहकों को प्राप्त हो गई। पहले केवल कॉलिंग वाले फोन थे, आपने शायद देखा हो या कई लोगों ने देखा हो, पहले पेजर्स चले थे बीच में, पेजर्स शायद आपको पता हो, उसमें मैसेज पहुंच जाते थे एक दूसरे की डिवाइस पर, बात नहीं होती थी, मैसेज पहुंच जाते थे पेजर्स पर। और पेजर्स से बताऊं बहुत कम समय के लिए आ पाए, क्योंकि पहले जो मोबाइल थे वो इतना डेवलप नहीं थे, और मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे आई उसने पेजर को फटाफट रिप्लेस कर दिया। तो जो पेजर टेक्नोलॉजी थी बेटा वो इसी से मिलने लगी थी, और इस पर कॉलिंग ओवरलैप हो जाएगी तो दोनों ही चीजें एक साथ डेवलप हो जाएंगी। चलिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला तो सुना ही होगा। चलिए यह डिजिटल तकनीक पर आधारित है। इसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज, SMS और डेटा को हम ग्राहकों को सेंड कर सकते हैं। इसमें GPRS, देखिए पहले ही बता चुका हूं, इसमें GPRS के प्रयोग से 2.5 वर्जन डेवलप किया गया, और एज के प्रयोग से GPRS के प्रयोग से 2.5 वर्जन डेवलप हुआ, और एज के प्रयोग से 2.75 वर्जन इसी में डेवलप हो गया। और इसमें देखिए अधिकतम स्पीड 2G में आपको डेटा ट्रांसमिशन किस दर से मिल जाता है, 500 kbps, किलोबाइट्स पर सेकेंड। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो अब आती है बेटा थर्ड जनरेशन। यह इसकी पहली वाणिज्यिक लॉन्चिंग देखिए बेटा जापान में हुई थी, और ये तो नाम आपने सुना ही होगा, हमारे यहाँ टाटा डोकोमो के नाम से चला था। लेकिन जो डोकोमो बेसिक कंपनी कहाँ की थी बेटा, जापान की।
इसकी पहली वाणिज्यिक लॉन्चिंग 2001 में हो गई। तो भाई पहली थी 80 के दशक में, दूसरी हो गई 90 91 में और तीसरी फिर हमें मिलती है 2000 में की गई। इसने क्या किया बेटा, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब एक साथ कई सारे एक्सेस को उपलब्ध करवा देगी हमारे मोबाइल में। तो देखिए 2001 में की गई यह WEDNA वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर काम करता है, तकनीक पर काम करता है। 3G प्रणाली में WCDMA के स्थान पर HPSA, देखो बेटा CDMA का पिटने का कारण ही यही था, क्योंकि CDMA किसको सपोर्ट कर रहा था, 2G को, लेकिन अब उसकी जगह फिर हमारे यहां क्या आ गया, HPSA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। देखिए इसमें जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो किसके रूप में जा रहे हैं, एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में, या किसके रूप में जा रहे हैं, पैकेट्स के रूप में। हर एक बात याद रखिए, किसमें एनालॉग, किसमें डिजिटल, किसमें एनर्जी पैकेट्स। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं। तो बेटा अगला आता है 3.75G तथा 3.9G मानकों के रूप में डेवलप हो गया था। HSPA डाउन लिंक का उपयोग करके आप 14 Mbps डाउनलोडिंग और जबकि अपलिंक अपने डेटा ट्रांसमिशन में 6.76 Mbps तक की स्पीड प्राप्त कर रहे थे। अभी इससे पहले किसमें चल रही थी, kbps में, और अब हमें किसमें मिल रही है, Mbps में। और किलो और मेगा में 10⁻³ का अंतर होता है सीधा सीधा, जो अच्छी खासी स्पीड को बढ़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि 3G तकनीक से वीडियो ऑन डिमांड प्रदाता सब्सक्राइबर के फोन पर वीडियो प्रेषित करता है। इसमें क्या हो गया था कि भाई इसमें आप वीडियो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते थे, जबकि उससे पहले अभी तक हमारे पास SMS, ग्राफ ये सब सेंड कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वीडियो तक को सेंड कर सकते थे। ये सब कब डेवलप हुआ, जब डेवलप हुई हमारी 3G टेक्निक। फिर हम देखते हैं चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन। तो भाई 4th जनरेशन में तो अभी हम यूज कर ही रहे हैं, मैक्सिमम तो 4G ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 5G अभी कॉमन नहीं हो पाया, क्योंकि अभी धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। जब ये हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि 4G टेक्नोलॉजी कब रिप्लेस हो गई। देखते हैं भाई चौथी पीढ़ी, इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एडवांस्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार 4G सेवाओं के पास उच्च मोबाइलिटी कम्युनिकेशन के लिए पर सेकंड, देखिए पर सेकंड 100 Mbps तथा लो मोबाइलिटी के लिए पर सेकंड इतनी स्पीड होना चाहिए पर गीगाबाइट सेकंड्स। ये बेटा 4G की डेफिनेशन दी गई है कि 4G टेक्नोलॉजी तब कही जाएगी जब कम्युनिकेशन के लिए आपका डेटा 100 Mbps की स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा हो, और स्टैंड पोजीशन पर रखने पर इसकी स्पीड बढ़कर कितनी होनी चाहिए, 1 Gbps। वर्तमान में LTE, देखिए वर्तमान में LTE और बाईमैक्स स्टैंडर्ड 4G संबंधी रिक्वायरमेंट्स के सबसे करीब है, चल ही रहा है बेटा। अब करीब क्या 4G चल ही रहा है, अब करीब जब तक पूरे होते तब तक तो बेटा 5G आने वाला है। तो देखिए LTE हमारे सिग्नल्स में आता है, LTE 1 और बाईमैक्स, ये दोनों ही बेटा इसी इक्विपमेंट्स पर काम कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी को ही हम क्या कहेंगे, 5th जनरेशन, जो बेटा आगे आने वाली है। जितने आपके वायरलेस फोन्स अभी काम कर रहे हैं, इसमें स्पीड आपकी सीधी सीधी अभी कितना दिख रहा था, 100 Mbps, इसमें ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़कर सीधी सीधी कितनी हो जाएगी, 1 Gbps। और जब बेटा लो कांस्टेंट वैल्यू पर बात करेंगे तो वो पहुंच जाएगा 10 Gbps। तो अच्छा खासा आपका डेटा ट्रांसमिट होगा और डाउनलोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। इसकी गति 1 Gbps होगी, जो वर्तमान में वायरलेस फोनों से 10 गुना अधिक होगी। नॉर्मल सी बात है। यह अत्याधुनिक तकनीकी, देखिए ये मीमो बेटा मैं पढ़ा चुका हूं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसमें क्या होता है कि एक साथ कई सारे एक्सेस आपके इनपुट भी हो सकते हैं और मल्टीमीडिया एक्सेस को आप आउटपुट भी कर सकते हो। तो मीमो तकनीक पर पहली जनरेशन थी एनालॉग, फिर बड़ी डिजिटल, फिर बड़ी पैकेट्स, फिर बड़ी पैकेट्स प्लस सिग्नल, और अब कौन सी टेक्नोलॉजी हो जाती है, मीमो, जो 952 Mbps क्षमता के साथ साथ डाउनलोडिंग प्रदान करेगी। अच्छी खासी स्पीड होगी, क्योंकि एक्चुअल में डाउनलोडिंग और ट्रांसमिशन इनकी स्पीड घटने का कारण ही होता है कि रास्ते में नॉइज बढ़ जाता है। एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दूसरा ट्रांजैक्शन होने में ये आपस में नोज क्रिएट करते हैं, और यदि हम यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इनके बीच का नोज ही कम हो जाए तो डाउनलोडिंग अच्छा खासा बढ़ जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है। इसमें नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए TDD टाइम डिवीजन डपल्ट, तो देखिए बेटा टाइम डिवीजन डपल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल सी बात थी।
इतना चाहो तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो भाई। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि विश्व में सबसे पहले 5G सेवा किस देश में शुरू की गई है, तो याद रखिए साउथ कोरिया। दुनिया का वो पहला देश जिसने सबसे पहले 5G को अपना लिया है वो कौन सा है बेटा, साउथ कोरिया। नो डाउट इंटरनेट में शायद कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद जो साउथ कोरिया है वहां पर नेट की स्पीड भी पूरे विश्व में शायद सबसे ज्यादा मे बी। अब सैमसंग कंपनी भाई वही है, तो देखिए सैमसंग LG बेटा दोनों ही कोरियन कंपनी है। भारत में 2022 में 5G सेवा शुरू हो जाएगी। अब भाई 2022 हो चुका है, 5G हो चुका है चालू, जाहिर सी बात है क्योंकि 23 लग चुका है। अब 23 में भी बेटा धीमे धीमे अलग अलग राज्यों में धीमे धीमे करके मल्टी शहरों में हो रहा है बेटा स्टार्ट धीमे धीमे। भारत में 5G का पहला ट्रायल किसके द्वारा किया गया है, देखिए बेटा हैदराबाद के द्वारा, और सॉरी एयरटेल कंपनी के द्वारा हैदराबाद में। याद रखिए भारत में जो 5G का पहला ट्रायल है वो किसके द्वारा किया गया है, एयरटेल कंपनी के द्वारा हैदराबाद में। अगला मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए आपको इधर पर थोड़ा सा ही याद रखना पड़ेगा कि OS क्या होते हैं। एक्चुअल में OS जैसे आपके विंडोज OS होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर आपके सभी प्रोग्राम्स काम करते हैं, वही बेस उनका क्या हो जाता है, OS। यह मोबाइल फोन पर संचालित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कार्य करने के, देखिए पहले ही लिखा है जो भी आप काम कर रहे हैं अपने फोन्स पर, ये उनके लिए क्या देगा, आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके दे देगा तथा उन्हें नियंत्रित करता है। मोबाइल में विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है जो निम्नलिखित है, जैसे कि देखिए बेटा एंड्रॉइड। याद रखिए एंड्रॉइड किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल। एंड्रॉइड OS किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, गूगल। ये बेटा नाम गलत लिखा हुआ है, बाडा, बांडा नहीं होता, ये सही शब्द क्या है, बाडा। और बाडा किसके द्वारा डेवलप किया गया था बेटा, तो बाडा इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, सैमसंग। तो देखिए सैमसंग वालों का OS देखो इन्होंने अपना अपना लॉन्च किया था, लेकिन जनता ने सैमसंग के बाडा को रिजेक्ट कर दिया। पहले बाडा फोन्स आते थे वो इतने सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि एंड्रॉइड OS चलाने में सबसे आसान था, क्योंकि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म भाई जो आपका ट्रैक अच्छा होगा आप उसी पर भी तो दौड़ोगे। ऐसे ही मोबाइल आज के समय पर मोस्टली मोबाइल्स में OS, जैसे आप आईफोन को छोड़ दीजिए, आईफोन को बेटा उसमें iOS उनका अपना खुद का OS होता है, लेकिन मोस्टली जो फोन्स होते हैं वो किस पर काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड पर। और ये एंड्रॉइड OS बेसिकली किसका है बेटा, गूगल का। सैमसंग ने भी स्टार्टिंग में अपने मोबाइल फोन्स में बाडा दिया था, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर एंड्रॉइड से कांटेक्ट किया। अब एंड्रॉइड बदले में उनसे पैसा लेता है उसके लिए। अगला हम देखते हैं ब्लैकबेरी OS। अब ब्लैकबेरी तो बेटा इतना सक्सेस फोन भी नहीं रहे, तो ना कहीं सिस्टम के साथ हट गया है। वहीं बेटा ये लैब, ये बेटा स्टूडेंट्स के द्वारा कोरियन में तैयार किया गया था, ये भी रेस से हट चुका है। iOS ये चल रहा है, और विंडोज OS बेटा किनके फोन में मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट के। याद रखिए विंडोज OS वैसे भी पता ही है कि जो विंडोज हम लोग कंप्यूटर्स पे भी चलाते हैं, तो विंडोज OS किसकी होती है, माइक्रोसॉफ्ट की। तो इतना भी आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट की वही विंडोज OS माइक्रोसॉफ्ट के फोन से मिलती है, लेकिन वो भी जब बेटा सक्सेस नहीं हुए तो वो भी वापस एंड्रॉइड की तरफ आ गए। बाडा बेटा सैमसंग ने चलाया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, तो सैमसंग ने भी फिर किससे कॉन्टेक्ट कर लिया, एंड्रॉइड से। तो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो कौन कौन से हैं, एक तो गूगल का एंड्रॉइड, और दूसरा बेटा आपके एप्पल मोबाइल फोन्स का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए भाई आपके सामने कुछ फेमस मोबाइल कंपनीज लिखी हुई हैं, इनकी स्थापना कब कब हुई है और इनके हेडक्वार्टर वर्तमान में किस किस देश में है। जैसे हम नोकिया की बात करते हैं, तो बेटा देखिए नोकिया, मैंने आपसे अभी भी चर्चा की थी, नोकिया कंपनी बेटा फिनलैंड की है, 1865, लेकिन ये पहले मोबाइल नहीं बनाती थी, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती थी, तो इसका फाउंडिंग ईयर तो काफी पुराना है। फिर नोकिया ने जब मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई तो मोबाइल्स में नए नए इन्वेंशन किए, तो वही पेरेंटल कंपनी उनकी बनी रही, और उसी ने क्या कर दिया, स्टार्ट बेटा मोबाइल्स बनाना। और कहीं ना कहीं नोकिया बेटा मोबाइल्स के अलावा भी हम देखें तो जो टावर्स वगैरह होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी पे काफी काम करता है, और नोकिया के कई इक्विपमेंट्स आते हैं जो टावर वगैरह इंस्टॉल करने में काम आते हैं। इसके बाद हम देखें मोटोरोला कंपनी, दुनिया का पहला मोबाइल बनाने वाली कंपनी, ये भी बेटा मोबाइल बनने से काफी पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी, 1928, और ये कहां पर इस्टेब्लिश है, शिकागो USA। इसके बाद हम देखते हैं सैमसंग।
सैमसंग तो भाई कोरियन कंपनी है, सियोल राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। और सैमसंग बेसिकली कंपनी किसकी है? 1938 की। मतलब जब मोबाइल आए भी नहीं थे बेटा, ये ऑलरेडी काम कर रहे थे। फिर इन्होंने मोबाइल में नए नए इन्वेंशन किए, नए नए मोबाइल डेवलप कर दिए, तो ये मोबाइल मैन्युफैक्चर में आ गए। क्यों? सैमसंग टीवी नहीं बनाता क्या? सैमसंग फ्रिज नहीं बनाता क्या? एसी नहीं बनाता? सब बनाता है, वो उसकी पेरेंटल कंपनी है। एप्पल फोन, एक काफी, एप्पल फोन की बात नहीं कर रहा हूं, एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स बेटा इसी के लिए फेमस थे। और एक कब डेवलप हुई थी? 1976 में। और ये भी कहां की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? कैलिफोर्निया। ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी बेटा कैनेडियन कंपनी थी, 1984, ऑन्टेरियो कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। लेनोवो कंपनी, लेनोवो बेटा आपके लैपटॉप्स वगैरह चलते हैं, काफी मोबाइल्स भी चलते हैं। चाइना बेटा हांगकांग, हांगकांग बड़ा ही विवादित है भाई, चाइना का पूरा, अभी तो चाइना ही कंट्रोल में है, क्योंकि जब ब्रिटिश लोगों ने उसे अपने कॉलोनी से आजाद किया था तो चाइना को उसको ओवरटेकिंग मिल गया था। इसलिए बेटा लेनोवो कहां की है? 1984 में ही ये बना था और ये हांगकांग चाइना में स्टैब्लिश हुआ। भारती एयरटेल, ये बेटा हमारी इंडियन कंपनी है, 1995 में आ चुकी थी अस्तित्व में। और ये इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में, इंडिया, इतना तो पता ही होगा। गूगल कंपनी, गूगल बेटा देखिए कब डेवलप हुई है? 1998 में, और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए एप्पल और गूगल, एप्पल और गूगल दोनों के ही हेडक्वार्टर कहां है बेटा? कैलिफोर्निया। अगला देखिए रिलायंस जियो, तो भाई आपके एयरटेल वाले कहां है? दिल्ली में, तो रिलायंस जियो कहां है बेटा? बॉम्बे में। वीवो, ओप्पो, ये सब पता ही है बेटा, ये चाइना में ही है। और वोडाफोन आइडिया, एक नया कंबाइंड इक्विपमेंट जो चल रहा है, तो दोनों मर्ज कब हुए? 2018, और इनका कंबाइंड कहां चल रहा है बेटा? गांधीनगर, गुजरात। क्लियर? तो ये थी आपकी मोबाइल से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी। और देखिए अगले सेशन में जो आपके सामने मैं लाने वाला हूं, तो अगले सेशन में अब आपको सीधा सीधा क्या मिलेगा? इन सबके एमसीक्यू, कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे, तो आखिर उसमें से क्वेश्चन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, संचार तकनीक, तो अब उसके आपको लगाने होंगे मेरे साथ एमसीक्यू। तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे, या दोनों को लगा दिया तब कंप्लीट तैयारी होती है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।